और मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री पद के बेहतर चेहरे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में या 50 सीट 60 सीट अगर जिता ले जाते हैं समाजवादी पार्टी का, और यहाँ वास्तव में ईमानदारी से गठबंधन बनाकर लड़ा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को 2004 और 2009 में जो उसकी स्थिति रही है 9 सीटों की 10 सीटों की, उससे भी नीचे पटककर इनको 4-5 सीट तक सीमित किया जा सकता है। कि मायावती जी ने अपने कारनामों से, अपने चाल और चरित्र से यह सिद्ध कर चुकी हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी विपक्षी दल गोलबंदी करने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जदयू प्रमुख नीतीश कुमार, उनके साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, परसों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ उनके आवास पर पहुंचे। कई घंटों तक बातचीत हुई और मीडिया का सवालों का जवाब देते हुए जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी लालसा किसी भी तरह से प्रधानमंत्री बनने की नहीं है, लेकिन उनकी लालसा, उनकी इच्छा है कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा न मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना उनकी इच्छा है और जिम्मेदारी है। उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान लोटन राम निषाद जी हैं। चौधरी लोटन राम निषाद फायर ब्रांड वक्ता हैं, तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखते हैं और भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, और कहूँ तो समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। तो सबसे पहले तो लोटन जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। लोटन जी, सवाल पहला यही रहेगा, जिस तरह से नीतीश कुमार पहले अरविंद केजरीवाल से मिले, राहुल गांधी से मिले और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात के मायने क्या हैं? देखिए, ऐसी एक्सरसाइज जिस तरह से नीतीश कुमार जी कर रहे हैं पॉलिटिकल अलायंस की, तो ऐसे कई बार प्रयास किए गए थे। जब जनता पार्टी का गठन हुआ था तो उस समय भी सारे दल कांग्रेस के विरुद्ध एकजुट हुए थे। एक दौर और आया था 1989 में, जब मंडल के मुद्दे पर जनता दल का गठन हुआ था, तो उस समय भी सारे दल कि गैर कांग्रेस के दल जितने थे वह एकजुट होकर के, और 1989 में बीपी सिंह जी के नेतृत्व में कि देश की सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र को, संविधान को मिटाने का और आरक्षण को खत्म करने का, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी को दरकिनार करने का और समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से बेदखल करने का कुत्सित प्रयास कर रही है, तो वर्तमान परिवेश में राजनीतिक दलों का यह धर्म बनता है कि वह अपने अहम का परित्याग करके जितने भी गैर भाजपा दल हैं सारे दलों को कि एकजुट होकर के एक लक्ष्य होना चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाया जाए। और एक मैं आग्रह करना चाहूँगा, जितने भी राजनीतिक दल हैं, गैर भाजपा दल हैं, प्रधानमंत्री पद के मुद्दे को अभी दरकिनार करना होगा, उसको झांपी में बंद करके रखना होगा। पहला हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ताच्युत किया जाए, उसे केंद्र की सत्ता से बेदखल किया जाए, और फिर सर्वसम्मति से जो प्रधानमंत्री पद का उपयुक्त उम्मीदवार कौन होगा उसके लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजधानी में आकर के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर चर्चा किए, और नीतीश जी अगर वास्तव में खुले मन से कहे हों कि हमें प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है, तो यह बहुत ही सुखद समाचार होगा। देखिए, प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, और 272 का जो आंकड़ा होता है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो मेजॉरिटी है 303 सीटें उसके पास है, और 272 का कि जादुई आंकड़ा होता है देश की सत्ता को संभालने के लिए। और तमाम ऐसे घटनाक्रम आए हैं कि एक बार 1990 का घटनाक्रम हुआ था मंडल बनाम कमंडल के आंदोलन में, जब जनता दल की सरकार अल्पमत में आई थी, तो कांग्रेस के समर्थन से भारी समर्थन से 6 सांसदों की बदौलत चंद्रशेखर जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और 1996 में भी जब 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की 13वीं जब हो गई थी, तो उस समय 26 सांसदों की बदौलत जनता दल की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, और इंद्र कुमार गुजराल और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे। माननीय नेताजी भी प्रधानमंत्री बन गए होते उस दौर में, लेकिन अपनों ने टांग खींचने का काम कर दिया, जिससे माननीय नेताजी कि देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। और आज के दौर में जिस तरह से
लोकतंत्र और संविधान पर खतरा का बादल मंडरा रहा है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर प्रायोजित तरीके से एन केन प्रकारेण जो है सारे जो है कि सामाजिक न्याय के मुद्दों को कुंद करने के अभियान में वह जुटे हुए हैं। अभी जैसा कल का समाचार आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बार बार दावा करती है कि पिछड़ों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अगर उसका पोस्टमार्टम किया जाए, खंगाला जाए, तो केंद्र सरकार में जो 29 ओबीसी SC ST के मंत्री हैं, एकाक को छोड़ दिया जाए तो वह नाम मात्र के केवल मुखौटा के रूप में जो है ओबीसी SC के वह मंत्री हैं। आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री को, मोदी जी को कहा तो जाता है कि वह ओबीसी हैं, लेकिन उनके जो कारनामे अभी तक देखने में आए हैं, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले बार बार वो अपने को जो है कि ओबीसी का, गरीब माँ का बेटा होने की दुहाई देते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से ओबीसी के हितों पर उन्होंने चोट पहुंचाने का काम किया है, तो जिससे यह लगता है कि वह आरएसएस के रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं और आरएसएस का मेन मकसद आरक्षण को ख़त्म करना रहा है, ओबीसी SC ST को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रखना रहा है। केंद्र की सत्ता में जितने भी मलाईदार विभाग हैं, चाहे वह विदेश मंत्रालय हो, चाहे वह गृह मंत्रालय हो, चाहे उड्डयन मंत्रालय हो, जितने भी मंत्रालयों को देख लिया जाए जो अहम पद होते हैं, तो उस पर सभी पदों पर जो है सवर्ण जातियों का ही कब्जा है। उत्तर प्रदेश में भी 28 का अनेक ओबीसी SC मंत्री हैं, लेकिन इन मंत्रियों की औकात क्या है आप देख सकते हैं कि ओबीसी पर आए दिन जो है आघात पहुंचाया जा रहा है, उनके हितों पर चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन ओबीसी के नेता जो है चुप्पी साध करके वह भारतीय जनता पार्टी जैसी लुटेरी और शिकारी पार्टी की सेना के वह केवल शिखंडी मात्र बन करके जो है पिछड़ों के हितों पर चोट पहुंचाने में वह साझेदार की भूमिका अदा कर रहे हैं। लोटन जी, सवाल ये उठता है कि 2024 के लिए जब सभी पार्टियां एकजुट हो रही हैं बिना किसी शर्त और जो है मान मनोबल के जो है सब एकजुट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री पद का जो फेस है, जो चेहरा है, वो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उससे पहले हमारा जो मुख्य मकसद है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है। ऐसे में जो दलित पिछड़ों की जो सबसे बड़ी नेता मानी जाती है, बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता कह लीजिए, मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती का क्या स्टैंड रहेगा, मायावती की क्या भूमिका इस आंदोलन में रहेगी, क्योंकि अभी तक जो भी जो चीज़ें रही हैं, मिले हैं, मुलाकातें हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं मायावती की जो दूरी है वो दूर रही हैं, तो उनकी क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, दलित वर्ग का व्यक्ति अगर देखा जाए तो दलित समाज और दलित समाज में मायावती का जो कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसे जाटव या चमार कहते हैं, उस वर्ग के तमाम बुद्धिजीवियों से हमारा जो है कि मुलाकात हुई है, उनसे वार्ता हुई है। तमाम अभी कार्यक्रम हमारे जो है कि दलित समाज के लोगों ने ही इटावा में भी ऑर्गेनाइज किया था, कानपुर में भी किया था, लेकिन सबका मेन मकसद यह है कि किस तरह से जो है कि भारतीय जनता पार्टी को बेदखल किया जाए, क्योंकि वह ओबीसी से बहुत ही जागरूक है और जो हिंदू धर्म में पाखंड है, अंधश्रद्धा भक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य अस्त्र है ओबीसी को लूटने का, तो उससे जो हमारा जाटव और समाज है वह बिल्कुल अपने को जो है अलग कर चुका है। उसका पाखंड से, हिंदू धर्म की व्यवस्था से उसका कोई सरोकार नहीं है और वह लोग मायावती को नकारने की स्थिति में हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मायावती जी ने अपने कारनामों से, अपने चाल और चरित्र से यह सिद्ध कर चुकी हैं कि वह भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही हैं और सबसे ज़्यादा सामाजिक न्याय को खोखला करने का, उसको कुंद करने का अगर काम करने की जिम्मेदार हैं तो वह मायावती हैं। एक मैं घटनाक्रम बता दूं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था, तो उस समय बहन मायावती जी ने एक ऐलान किया था मीडिया में एक बयान जारी करते हुए कि हमारा मकसद है समाजवादी पार्टी न जीते और दलित वर्ग से हमारी अपील है कि जहां आपको लगे कि हमारी पार्टी हार रही है और समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो समाजवादी पार्टी जीतने न पाए, ऐसी स्थिति में दलित समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने में भूमिका अदा किए। और कई जनपदों में मैंने देखा कि दलित वर्ग के लोग जो बिल्कुल कह लीजिए इनोसेंट पर्सन हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल उनको खाने कमाने की चिंता है, वह
वह जो है बहन मायावती जी के जो आह्वान थे उस पर वो अमल कर रहे थे। लेकिन आज का बुद्धिजीवी वर्ग जो है दलित और जाटो बिरादरी का, उसका मेन मकसद है कि बसपा को नकार करके, क्योंकि ये भाजपा की बी टीम है और भाजपा जो कहती है उनके इशारे पर ही जो है कि बहन मायावती निर्णय लेती हैं। इसलिए अब बसपा की तरफ तो हम लोगों को सोचना ही मूर्खता है। जब तक देखिए माननीय कांशी राम जी एक देश के ऐसे नेता हुए और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को का अगर चरित्र चित्रण किया जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से महान चरित्र माननीय कांशी राम जी का रहा है। क्योंकि माननीय कांशी राम जी ने साइकिल से चल करके जाति को जमात में जोड़ने का और बहुजन की परिभाषा को जो है एक मजबूत आधार देने का काम माननीय कांशी राम जी दिए। और माननीय कांशी राम जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। जब वह दिवंगत हो गए उसके बाद बहन मायावती जी ने जो है कि दीमक की तरह जो है बहुजन समाज को जो है चाट करके जो है उसे कमज़ोर करने का और उसको एक जाति तक जो है कि सीमित करने तक सीमित रह गई। और आज बहन मायावती जी जो भी निर्णय लेती हैं वह भाजपा के इशारे पर लेती हैं, सतीश चंद्र मिश्रा के इशारे पर लेती हैं। वह बिल्कुल जो है सतीश चंद्र मिश्रा और आरएसएस के इशारे पर चल रही है। और दलित वर्ग जो है निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में अगर वास्तव में अगर जनाधार वाली किसी पार्टी की बात किया जाए तो वह समाजवादी पार्टी है। लेकिन जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री पद की कोई लालसा नहीं है, अगर वास्तव में वह बाई हट कहते हैं तो यह स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन हमें जहां तक अंदर मैं देख रहा हूं उनकी एक टीम चल रही है कि नीतीश जी ही प्रधानमंत्री बने। अरे भाई, जब प्रधानमंत्री बनने का सवाल आएगा तब देखा जाएगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी है और किसी भी स्थिति में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री पद का बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। और राहुल गांधी ने जो पदयात्रा करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारा मेन उद्देश्य जो है कैसे लोकतंत्र सुरक्षित रहे, संविधान कैसे सुरक्षित रहे, हमारी उसकी चिंता है। और अब तो देखिए राहुल गांधी जी ने जैसा कि बार बार कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह के संभाषण दे रहे हैं कि वो जो 50% के आरक्षण की सीमा है 50% का स्लैब जो है वह हटना चाहिए। और देखिए जब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण संविधान से और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से परे जा करके संविधान संशोधन करके दे दिया गया तो 50% की सीमा तो टूट गई है। लेकिन ओबीसी का 27% आरक्षण की सीमा से बाहर जाने में जो है भारतीय जनता पार्टी तरह तरह के अवरोध पैदा कर रही है। अभी आप देखे होंगे कि झारखंड की सरकार ने 13% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाते हुए 27% आरक्षण कोटा दिया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोपे गए राज्यपाल ने जो है कि उस आरक्षण को जो है ख़त्म करने का काम किए, उस पत्रावली पर जो है दस्तखत करने से मना कर दिए। और आज की डेट में कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए अपात्र घोषित कर दिए गए हैं, लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी में तो प्रियंका गांधी भी एक अच्छी चेहरा है जिसमें उनकी दादी की छवि दिखाई देती है। अगर पिछड़े वर्ग का किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाने की बात हो तो देखिए सबसे बड़ा वास्तव में अगर कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है सड़क से लेकर के संसद तक, न्यायपालिका तक, तो वह स्टालिन की पार्टी डीएमके लड़ रही है। वह भी बेहतर चेहरे है, लेकिन लिंगुअल प्रॉब्लम के कारण जो है कि वह पूरे देश में उनकी स्वीकार्यता नहीं है। और भूपेश बघेल जी जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वह भी जो है कि बहुत ही जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले परिवार से निकले हुए हैं, उनकी वैचारिकी मजबूत है। भूपेश बघेल जी भी बेहतर हो सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव के ऊपर उंगली उठाते हुए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। भाई देखिए, देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वाला प्रदेश जो है कि उत्तर प्रदेश है, जहाँ 80 सीटें हैं। अगर वास्तव में मैं तो कहूँगा अखिलेश यादव जी से भी आग्रह करूंगा कि कांग्रेस को नकार करके उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा गठबंधन बनाना जो है कि उचित नहीं रहेगा। आज समय की मांग है कि कांग्रेस को भी विश्वास में लेकर के, साथ में लेकर के पूरे देश में जो है कि एक महागठबंधन बना करके भाजपा को हटाने के काम में जुटने की ज़रूरत है। और मैं तो कहता हूँ अखिलेश यादव जी भी प्रधानमंत्री पद के बेहतर चेहरे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में या 50 सीट 60 सीट अगर जिता ले जाते हैं समाजवादी पार्टी का, और जहाँ वास्तव में ईमानदारी से गठबंधन बनाकर लड़ा जा, तो
भारतीय जनता पार्टी को 2004 और 2009 में जो उसकी स्थिति रही है 9 सीटों की, 10 सीटों की, उससे भी नीचे पटककर इनको 4-5 सीट तक सीमित किया जा सकता है। तो सारे दल, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे सपा हो, आरजेडी और जेडीयू हो, सारे लोगों को एकजुट होकर के भाजपा को हटाने की चिंता करने की ज़रूरत है। अन्यथा 2024 में दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो यह जो नीति है जिनपिंग का, किंग जोन्स का और पुतिन का, वही जो है कि व्यवस्था जो है यह भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है हमारे देश में लागू करने का सपना देख रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य है कि किस तरह से हमारा नाम जो है हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी की सूची में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए तानाशाहों के रूप में। वहीं सूची में नाम सूचीबद्ध कराने के लिए नरेंद्र मोदी जी परेशान हैं। और वह पिछड़ों के जो है कि अगर अपने मुंह से वह पिछड़ों के अपमान की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अगर पिछड़ों का अपमान करने वाला कोई नेता हुआ है तो वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहित नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लोटन राम निषाद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2024 को लेकर के सभी विपक्षी दल लगातार मीटिंग कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, मुलाकात का सिलसिला जारी है। तो बेहतर प्रधानमंत्री की जब बात होती है तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर ऐसे में विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतारने में कामयाब हो जाता है तो प्रियंका गांधी जो है एक प्रधानमंत्री पद का बेहतर चेहरा हो सकती हैं। वहीं अगर ओबीसी वर्ग के नेताओं की बात करें तो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक बेहतर चेहरा हो सकते हैं। अखिलेश यादव पर बात करते हुए कहते हैं कि अखिलेश यादव पर जब लोग उंगलियां उठाते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। अखिलेश यादव जो है मुलायम सिंह यादव का जो सपना था प्रधानमंत्री बनने का, उसको साकार करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा, कौन जो है, क्या भाजपा एक बार फिर से वापसी करेगी या भाजपा जो सत्ता से बेदखल होगी और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, ये तो देखने वाली बात है। आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ भारत से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।